केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्रहार, आपके साथ मैं हूं सलोनी श्रीवास्तव मेरा। और प्रहार में सबसे पहले बात उस धमाके की जिसने दिल्ली की रगों में दहशत दौड़ा दी। 2900 किलो विस्फोटक, सफेद कोट में छिपे काले इरादे और लाल किले के पास हुआ वो धमाका जिसने देश की राजधानी को हिलाकर रख दिया। डॉक्टर उमर उन नबी, वही आतंकी जो डॉक्टर की डिग्री लेकर मौत का सौदागर बन गया। सीसीटीवी फुटेज, i20 कार में मिले हड्डियों के टुकड़े और डीएनए की पुष्टि, ये सब अब एक ही कहानी कह रहे हैं कि दिल्ली ब्लास्ट कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि एक सुनियोजित साजिश थी। यहां बात उस यूनिवर्सिटी की भी है जो आतंक का अड्डा बन चुकी थी, अल फला यूनिवर्सिटी, जहां क्लासरूम में पढ़ाई नहीं प्लानिंग होती थी, जहां डॉक्टर मुजम्मिल, शाहीन, सज्जाद जैसे चेहरे लैब में रिसर्च नहीं रासायनिक विस्फोटक बना रहे थे। कमरा नंबर 13 आतंकी वर्कशॉप बन चुका था। और अब खुलासा यह भी हुआ है कि उमर और मुजम्मिल तुर्की गए थे जहां टेरर हैंडलर से ट्रेनिंग लेकर दिल्ली को दहलाने की प्लानिंग की गई। यानी यह साजिश सिर्फ फरीदाबाद या कश्मीर तक सीमित नहीं, इसके तार तुर्की, पाकिस्तान और बांग्लादेश तक फैले। अब जब जांच की परतें खुल रही हैं तो साफ हो रहा है कि यह साजिश भारत को भीतर से तोड़ने की कोशिश थी। तो आज प्रहार में इस साजिश की हर परत की पड़ताल करेंगे, बताएंगे आपको हर किरदार की भूमिका, डिकोड करेंगे आतंक की पूरी स्क्रिप्ट और देंगे आपके हर सवाल का जवाब। तो प्रहार की शुरुआत करेंगे और आज सबसे पहले वो सवाल जिसका जवाब पूरा देश जानना चाहता है। आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल की डायरी में क्या क्या मिला, बताएंगे आपको। आतंकी डॉक्टर उमर धमाके से पहले मस्जिद क्यों गया था, इस सवाल का भी जवाब देंगे। डॉक्टर शाहीन कानपुर के मुस्लिम मोहल्लों में क्यों घूमा करती थी। अल फला यूनिवर्सिटी के कमरा नंबर 13 में आखिर क्या है, क्या हो रहा था उस कमरे में। क्या आतंकियों के निशाने पर कनॉट प्लेस भी था। एक कार में धमाका हुआ, एक कार पकड़ी गई, बाकी की 2 गाड़ियां कहां हैं। क्या मसूद अजहर के रिश्तेदार अफीरा बीबी ने यह पूरी साजिश रची है। योगी बाबा के प्रदेश सहारनपुर में आतंकी अपना नया ठिकाना क्यों बनाना चाहते थे, ये वो 8 सवाल हैं जिसके जवाब आपको अगले 45 मिनट में सबूतों के साथ मिलने वाले हैं, डिटेल में आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले वो 2 तस्वीरें जो हर तरह के इफ और बट, हर तरह की शंका को खत्म करते हैं और बताते हैं कि 10-11 के धमाके में इस आतंकी उमर का ही हाथ था। यही वो फिदायीन था जिसने 13 निर्दोष लोगों की जान ली है। इस आतंकी का इसके परिवार के साथ डीएनए भी मैच हो गया है। तो क्योंकि डीएनए मैच हो गया है, लेकिन डीएनए में क्या कुछ सामने आया है, चलिए ग्राफिक्स के जरिए थोड़ी डिटेल इस पर आपको दे देते हैं, बता देते हैं कि कैसे मैच हुआ है। जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। देखिए, डीएनए सैंपल उमर के दांत से मैच हुए हैं। कार से जो हड्डियां मिली वो उमर की मां से मैच कर दी गई है। डीएनए सैंपलिंग जब हुई, कपड़ों के टुकड़े से भाई के डीएनए मैच हुए हैं। और ब्लास्ट के बाद i20 कार से जो हड्डियां मिली थी वो सारी चीजें जब वेरीफाई की गई, परिवार के डीएनए से मैच किया गया, तो सब कुछ 100% मैच था। धमाका करने से पहले यह आतंकी उमर मस्जिद में गया था, लेकिन धमाके से पहले वो मस्जिद में क्यों गया था, जांच एजेंसियां इसकी तहकीकात कर रही हैं। लेकिन ये कंफर्म है कि आतंकी उमर की कार करीब 3 घंटे मस्जिद की पार्किंग में खड़ी रही। कार 10 नवंबर की दोपहर 3:19 पर पार्किंग में एंटर हुई और शाम 6:25 पर बाहर निकली थी। और कहां गया था आतंकी डॉक्टर उमर अल फला यूनिवर्सिटी से विस्फोटक लेने के बाद, आखिर कहां गया, क्या क्या जानकारियां अब तक निकलकर सामने आई है, पूरी टाइमलाइन चलिए आपको बता देते हैं, क्योंकि शायद हमारे आपके पास भी आतंकी उमर की कार गुजरी हो। क्योंकि अल फला यूनिवर्सिटी से निकलने के बाद
फरीदाबाद से ये मेवात गया, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर ढाबे पर इसने रात बिताई और कार के अंदर ही ये सो गया था। मेवात से दिल्ली लौटा, बदरपुर बॉर्डर में ये घुसा और मयूर विहार में ये घूमता रहा। कनॉट प्लेस भी गया, जिसकी फुटेज भी हम आपको दिखा रहे हैं। पुरानी दिल्ली मस्जिद गया, जहां इसने नमाज पढ़ी, 10 मिनट के लिए रुका था वहां पर, और लाल किला पहुंच गया। शाम 6:52 पर धमाका हो गया। ये पूरी टाइमलाइन। आतंकी डॉक्टर उमर तुर्कमान गेट के पास जिस मस्जिद में गया था, जहां वो 10 मिनट के लिए रुका भी था, क्या उसे वहां से कोई निर्देश मिलने वाला था या फिर वो सिर्फ मस्जिद में नमाज पढ़ने गया था? आपको सीधा मस्जिद से ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। ये जो आप मस्जिद देख रहे हैं, फैज इलाही मस्जिद, इस मस्जिद में भी डॉक्टर उमर है वो पहुंचा था। बताया जा रहा है कि तकरीबन 10 मिनट वो इस मस्जिद के अंदर रहा और ये बिल्कुल रामलीला मैदान के पास जो तुर्कमान गेट है वहाँ की ये मस्जिद बताई जा रही है। और आपको अगर मेरे विजय आसपास की तस्वीर दिखाए तो रेजिडेंशियल इलाका भी है, दुकानें आपको यहाँ पर नजर आ जाएगी। लेकिन जो डॉक्टर उमर है वो तकरीबन 10 मिनट तक इसी मस्जिद में रहा है। हालांकि एक सीसीटीवी कैमरा सामने आया जिसमें वो रोड के ऊपर टहलता हुआ नजर आ रहा है और उसकी मूवमेंट बेहद सस्पिशियस देखी जा रही है। जो रोड वो टहल रहा है, जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया, अगर मेरे विजय निशांत आपको उस रोड की तस्वीरें दिखाएं, आप देखिएगा यहाँ पर गाड़ी पार्क है, इन्हीं रोड में वो टहलता हुआ नजर आ रहा है और उसके फेस के आप एक्सप्रेशन देखेंगे, मूवमेंट देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि बहुत सस्पिशियस है। वो लोगों को बेहद अलग निगाहों से देखता हुआ आगे बढ़ रहा है। लेकिन ये फैज इलाही मस्जिद में वो आकर 10 मिनट रुका, उसके बाद वो अपनी उसी I-20 गाड़ी जिसमें विस्फोटक रखे हुए थे उसको लेकर लाल किले की तरफ मूव कर जाता है। लाल किले और इस फैज इलाही मस्जिद के बीच की दूरी तकरीबन 1.5 से 2 किलोमीटर की है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार वो नमाज अदा करने या किसी भी कारणवश इस फैज इलाही मस्जिद में क्यों आया, उसके पीछे रीजन क्या था, क्या यहाँ पर वो किसी से मिला, ये कई ऐसे सवाल है जो कि जांच का विषय है। और देखिए, सिर्फ मस्जिद ही नहीं, आतंकी डॉक्टर उमर ने धमाके से पहले जो जो गतिविधि की उसका एक एक सीसीटीवी हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए, कनॉट प्लेस में इसकी कार थी 10 नवंबर को 2:05 दोपहर पर। उसके बाद 10 नवंबर को 3:19 पर लाल किला पार्किंग में जाता है। तुर्कमान गेट पर पहुंचता है इसके बाद मस्जिद के पास, जहां से रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे थे, और शाम 6:22 पर पार्किंग से ये बाहर निकलता है। ये चारों फुटेज आप देख रहे हैं। क्या पूरी टाइमलाइन रही हमने आपको डिटेल में बताई और कहां कहां ये स्पॉट किया गया है आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं। खबर एक नहीं बल्कि आज दिल्ली धमाकों को लेकर कई बड़े खुलासे भी हुए हैं। क्या क्या खुलासे हुए हैं, 10 बड़े खुलासे आपके सामने रख रहे हैं, आपको बता देते हैं। उमर मुजम्मिल की डायरी मिली है। पुलिस के पास उमर के 50 सीसीटीवी फुटेज हैं। हर फुटेज को खंगाला जा रहा है। ब्लास्ट से पहले उमर मस्जिद गया था। उमर को 20 लाख की फंडिंग हुई थी, ये भी जानकारी मिल रही है। 4 शहरों में धमाके की इनकी प्लानिंग थी। सूत्र बताते हैं एक शहर सिर्फ दिल्ली टारगेट पर नहीं था। 8 संदिग्धों ने धमाके की प्लानिंग की थी। सूत्रों के हवाले से बड़ा खुलासा हुआ है। नू से इन्होंने फर्टिलाइजर्स खरीदे थे। विस्फोटक का कोड नेम शिपमेंट रखा गया था। शिपमेंट नाम से बात करते थे जब विस्फोटक की जानकारी लेते थे। मुजम्मिल गजावत उल हिंद से प्रभावित था। तो आप समझ गए, ये इनकी पूरी प्लानिंग थी और उसके तहत ये चल रहे थे। इन आतंकियों का इरादा कुल 4 कारों से 4 जगहों पर धमाका करने का था। इनमें से एक कार I-20 कार जिसमें लाल किले के पास ब्लास्ट हुआ, तो वहीं दूसरी गाड़ी फरीदाबाद से लावारिस हालत में मिली थी, आपको तस्वीर दिखा रहे, कल शाम मिली थी। तीसरी गाड़ी ब्रेजा है जो कि अल फलाह यूनिवर्सिटी से मिली है। वहीं चौथी गाड़ी को लेकर अभी भी तलाश चल रही है, उसका सुराग अभी भी लिखा जा रहा है। लगातार खंगाला जा रहा है जानकारियां कि आखिर चौथी गाड़ी कहां है, क्योंकि 4 गाड़ियों के साथ इन्होंने प्लानिंग की थी 4 जगहों पर धमाके की। देखिए, इस बात से यह भी समझा जा सकता है कि खतरा अभी टला नहीं है। जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं, लेकिन नागरिकों को भी विजिलेंट रहना है, क्योंकि अभी चौथी कार को लेकर भी तलाश जारी है। अब तक इन 3 कारों की डिटेल्स हमारे पास है, क्योंकि I-20 कार में धमाका हुआ था, तो वहीं इको स्पोर्ट्स कार को भी पुलिस ने बरामद कर लिया और अब तीसरी गाड़ी ब्रेजा भी अल फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर से ढूंढ निकाली गई है। ये कार डॉक्टर शाहीन के नाम पर रजिस्टर्ड है, लेकिन चौथी गाड़ी कहां है? सवाल यही है कि चौथी कार कहां है,
क्योंकि जब तक इस आतंकी डॉक्टर गैंग की चौथी कार नहीं मिल जाती तब तक समझिए कि खतरा टला नहीं है। एक जो सबसे गौर करने वाली बात यह है कि दिल्ली को धमकाने की, दिल्ली को दहलाने की साजिश थी, लेकिन सेंटर इसके आसपास की जो एरिया है, चाहे वो फरीदाबाद की जगह हो, चाहे वो मेरठ की जगह हो या फिर अन्य जगह हो, इसको सेंटर बनाया गया था और यहीं पर इसकी साजिश रची जा रही। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि यहाँ पर जो कार बरामद की गई है उसकी तस्वीरें दिखाना चाहूंगी। यहीं पर वो कार आप तस्वीरों में देख सकते हैं। आज सुबह ही यहाँ पर NIA की टीम, NSG की टीम यहाँ पर पहुंची हुई थी और NIA की टीम फिलहाल यहाँ से जा चुकी है और NSG का बम स्क्वाड भी यहाँ से जा चुका है। बाकी कुछ टीमें अभी यहाँ पर मुस्तैद हैं और लगातार यहां पर जांच कर रही है अन्य जगहों पर। यही इसी यूनिवर्सिटी, अल-फलाह यूनिवर्सिटी की बात करें तो आज सुबह ही वहां से एक डायरी भी बरामद की गई है जिसमें कोड वर्ड के जरिए बातचीत की बात भी सामने आ गई है। उसमें ये भी बात सामने आई कि करीब 20 लाख रुपए की फंडिंग की गई थी जिसके जरिए अलग अलग जगहों पर दहलाने की कोशिश की जा रही थी। और ये भी बात सामने आई थी कि दोनों के बीच विवाद भी हो गया था 3 लाख रुपयों को लेकर। 3 और गाड़ियां, यानी कि कुल मिलाकर 4 गाड़ियों को तैयार किया जा रहा था। जिस तरीके से I-20 कार के जरिए लाल किले पर ब्लास्ट किया गया, ठीक उसी तरह 3 और गाड़ियों को तैयार किया जा रहा था ब्लास्ट के लिए, लेकिन दोनों के बीच विवाद हो गया और जो इसका सेंटर बनाया गया था वो 4 जगहों को बनाया गया था। चाहे फिर दिल्ली की बात कर ले, लखनऊ की बात कर ले, अयोध्या और इलाहाबाद, ये 4 सेंटर बनाए गए थे। इसको दहलाने की साजिश रची जा रही थी, लेकिन उससे पहले दोनों के बीच मतभेद हो गया और ये साजिश नाकाम हो गई और दिल्ली को दहलाया गया। तो 3 कार मिल चुकी हैं, चौथी कार कहां है और योगी की पुलिस के निशाने पर टीम डी क्यों है? और दिल्ली में हुए धमाके का जैश की इस महिला से, जिसकी अभी हम आपको यहां तस्वीर दिखा रहे हैं, इससे क्या कनेक्शन है? पूरी खबर आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले उमर उस दिन मस्जिद में क्या करने गया था? वो मस्जिद में 10 मिनट क्यों रुका था? क्या सिर्फ नमाज की बात थी या फिर मामला कुछ और था? रिपोर्ट के जरिए बता रहे हैं आपको, फिर जैश की महिला कमांडर की सबसे एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपको देते हैं। किलो बारूद पकड़ा गया, आतंकियों के हथियार बरामद हुए, टेरर टोली की क्वीन शाहीन समेत कई डॉक्टर्स को शिकंजे में लिया गया, लेकिन उसके बाद भी दिल्ली में लाल किले के पास धमाका हुआ। दिल्ली ब्लास्ट को 3 दिन बीत चुके हैं। जांच एजेंसियां अब भी सुरागों की तलाश में जुटी हैं। इस बीच एक नया CCTV फुटेज सामने आया जिसने जांच की दिशा को और अहम बना दिया है। लाल किले के बाहर हुए ब्लास्ट का मास्टरमाइंड, जिसे उमर बोला जा रहा है, डॉक्टर उमर, वो तुर्कमान गेट पर भी उसकी लोकेशन ट्रैक की गई। पुलिस 50 से भी ज्यादा CCTV को खंगाल चुकी है और CCTV को खंगालते हुए पुलिस, ये जो आप मस्जिद देख रहे हैं, फैज इलाही मस्जिद, इस मस्जिद में भी डॉक्टर उमर है वो पहुंचा था। बताया जा रहा है कि तकरीबन 10 मिनट वो इस मस्जिद के अंदर रहा। 10 अक्टूबर का ये वीडियो तुर्कमान गेट के पास का है, जहां उमर को मस्जिद में जाते देखा गया। उसके बाद उमर यहां टहलते हुए भी नजर आया, जिससे साफ है कि वो कुछ बड़ी प्लानिंग में था। 1 नहीं, 2 नहीं, 50 CCTV में उमर की तस्वीर कैद हुई। फरीदाबाद से दिल्ली में दाखिल होते दिखा। दिल्ली में एंट्री के बाद उमर ने कई चक्कर लगाए। वो पहले साउथ ईस्ट दिल्ली में दिखा, उसके बाद ईस्ट डिस्ट्रिक्ट पहुंचा, सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की रिंग रोड पर नजर आया। यहीं से वो नॉर्थ दिल्ली की ओर बढ़ा। अशोक विहार में कुछ देर के लिए रुका, जहां उसने एक ढाबे पर खाना खाया। इसके बाद वो दोबारा सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट लौटा और फिर फैज इलाही मस्जिद के पास देखा गया। शाम 3:19 पर वो लाल किले के पास पार्किंग एरिया पहुंचा, जहां करीब वो 3 घंटे तक रहा। उसके बाद शाम 6:52 पर दिल्ली के लाल किले के पास धमाका हुआ। जांच एजेंसियां इस फुटेज की लोकेशन और टाइमलाइन का मिलान पहले मिले वीडियो से कर रही हैं। इतना ही नहीं, हर गुजरते दिन के साथ लगातार नई और चौंकाने वाली जानकारियां सामने आ रही हैं। आतंकी उमर का DNA मैच हो गया है। घर वालों से DNA 100% मैच हुआ है। I-20 कार उमर उन नबी ही चला रहा था। कार से मिली हड्डियों में DNA टेस्ट किया गया। दांत के टुकड़ों से भी DNA मैच किया गया। जांच एजेंसियों का मानना है कि उमर ने यह पूरी यात्रा एक साजिश के तहत की थी।
वो जानबूझकर बार बार लोकेशन बदलता रहा ताकि निगरानी से बच सके। जांच एजेंसियों को शक है कि इस दौरान उसने कई जगहों पर अपने नेटवर्क से संपर्क किया, जिसके जरिए उसे धमाका करने के लिए तकनीकी और लॉजिस्टिक मदद मिली। पुलिस अब सभी सीसीटीवी फुटेज की फोरेंसिक जांच करा रही है ताकि धमाके से पहले और बाद में उसके संपर्कों और नेटवर्क की पूरी तस्वीर सामने लाई जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और देखिए, जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, लगातार खुलासे हो रहे हैं। एक और सीसीटीवी फुटेज अब सामने आ गया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आतंकी उमर का एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आया। मेवात के रास्ते फरीदाबाद आ रहा था उमर नबी, फिरोजपुर झरिका में टोल नाके का फुटेज जब सामने आ गया है। टोल से गुजरती दिखी है उमर की i-20 कार। दिल्ली में ब्लास्ट वाले दिन का ही ये फुटेज है। देखिए, इसमें आपको उमर दिखाई दे रहा है ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ, और इसने चेहरा अपना ढका हुआ है, मास्क लगाया हुआ है। पहचान का डर उमर को था और यही वजह है कि लगातार वो अपनी लोकेशन बदल रहा था। और ये मेवात की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, यहाँ टोल प्लाजा पर उमर की तस्वीर अब सामने आई है। तो प्रहार में लगातार हम आपको बता रहे हैं कि खतरा अभी टला नहीं है। जांच एजेंसियां लगातार एक्शन मोड में है। आतंकियों के इस डॉक्टर गुट के हर एक किरदार की धरपकड़ तेज हो चुकी है। कानपुर से लेकर मध्य प्रदेश और बांग्लादेश से लेकर तुर्की तक इसके तार जुड़ रहे हैं। और इन सब के सेंटर में है पाकिस्तान में छिपा बैठा मसूद अजहर। इसी मसूद अजहर की कब्र खोदने की तैयारी चल रही है, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह ने आज खुफिया विभाग के अधिकारियों के साथ लंबी मीटिंग की। आपको तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं। तस्वीरों के जरिए समझिए कि जब जब ऐसी बैठक होती है तो बड़े फैसले लिए जाते हैं, और ऐसा लग रहा है कि अब बड़ा फैसला एक और लिया जाएगा जो नजीर बनेगा। ये जब अधिकारी पहुंच रहे थे बैठक के लिए, तब की तस्वीर है। गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर यह बैठक, जहां ईडी आईबी के अधिकारी मौजूद रहे हैं। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह बैठक कर रहे हैं, तो वहीं जम्मू कश्मीर में आतंकियों के ठिकानों पर ताबड़तोड़ दबिश दी जा रही है। आज गांदरबल में सुरक्षा बलों ने कई घरों में रेड मारी, जिन पर शक था कि ये OGW हो सकते हैं, ओवरग्राउंड वर्कर्स, मतलब वो लोग जो खुद हथियार तो नहीं उठाते लेकिन चोरी छिपे आतंकियों की मदद करते हैं। ये दुकानदार हो सकते हैं, ऑटो वाले होते हैं, सामान्य नागरिकों की तरह रहते हैं, लेकिन आतंकियों की मदद भी करते हैं। ऐसे ओवरग्राउंड वर्कर्स को ट्रैक किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में छापेमारी की तस्वीर आप देख रहे हैं। तो जम्मू कश्मीर में छापेमारी चल रही है, तो वहीं लाल किला जिसके बाहर 10 नवंबर को बम धमाका हुआ, वहां आज एक बार फिर जांच एजेंसियां सबूत इकट्ठा करने के लिए पहुंची, क्योंकि कोई भी चीज यहां छोड़ी नहीं जा रही है, कहीं भी गलती की गुंजाइश नहीं है। और यही वजह है आज फिर जांच एजेंसियां पहुंची, पुलिस महकमे के लोग पहुंचे, अधिकारी पहुंचे। आप वो तस्वीर भी देख रहे हैं। तो लाल किले में जांच जारी है, तो एक बार फिर हरियाणा पुलिस अल फलाह यूनिवर्सिटी के हेडक्वार्टर्स पहुंच गई। ये हेडक्वार्टर्स दिल्ली के अल फलाह में है, जहां पर पुलिस की फरीदाबाद मॉड्यूल से जुड़े सबूतों को तलाशने की कोशिश थी। ये ओखला में है जो हेडक्वार्टर्स है अल फलाह यूनिवर्सिटी का ही। इस पूरे आतंकी मॉड्यूल का सेंटर पॉइंट निकलकर सामने आया है। ऐसे में ओखला में ये जांच की गई है। अल फलाह यूनिवर्सिटी के इसी हेडक्वार्टर्स के अंदर आज रिपब्लिक भारत की टीम भी पहुंची, और वहां मौजूद अधिकारियों ने क्या कुछ बताया, सुनिए जरा। यहाँ पर अभी भी दिल्ली पुलिस के जो कर्मी हैं वो यहाँ पर मौजूद है, और संभवतः यहाँ पर जो हरियाणा पुलिस है, फरीदाबाद पुलिस है, वो भी यहाँ पर पहुंची थी। और चाहे वो सिद्दीकी को लेकर बातचीत हो, उसको लेकर डिनायल जो है वो साफ तौर पर दिया गया। लेकिन ये रजिस्टर्ड ऑफिस के अंदर की आप तस्वीरें देखेंगे, बताया जा रहा है कि यहाँ पर किसी भी तरीके से जो डॉक्यूमेंटेशन है वो यहाँ पर नहीं था, लेकिन जो पुलिस है वो यहाँ पर पहुंची थी। और जब पुलिस यहाँ पर पहुंची थी तो तमाम जानकारी उस यूनिवर्सिटी से लेकर यहाँ पर ली गई। अलग अलग कैबिन से देखिए, और वो कैबिन पूरे तरीके से खाली पड़े हैं, कोई भी स्टाफ यहाँ पर नहीं है। जो एक शख्स है वही हमें यहाँ पर मिले, उनसे ही हमने बात की, तो वो हर आरोपों को डिनायल मोड पर थे कि हम जांच में सहयोग कर रहे हैं। लेकिन तस्वीरें आप यहाँ पर देखेंगे कि एक टीवी भी यहाँ पर लगा हुआ है, लेकिन उस रजिस्टर्ड ऑफिस के अंदर की ये तस्वीरें, जिसमें साफ तौर पर बताया गया कि पुलिस यहाँ पर पहुंची थी, जांच में सहयोग कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी से जुड़े जो डॉक्यूमेंट्स हैं उन डॉक्यूमेंट्स को लिए गए, कुछ दस्तावेज भी यहाँ पर हैं, लेकिन मुजम्मिल को लेकर और दूसरे लोगों को लेकर कोई भी जानकारी नहीं है। देखिए, अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े
जुड़े एप्लीकेशन फॉर्म, अंडरटेकिंग फॉर्म इस तरीके से यहाँ पर हमें मिल रहे हैं। और इसमें जो आप एड्रेस भी देखेंगे वो अल-फलाह यूनिवर्सिटी का एड्रेस, एप्लीकेशन अंडरटेकिंग फॉर इंश्योरेंस ऑफ डिग्री डिप्लोमा, तो यानी कि डिग्री और डिप्लोमा कोर्स दोनों यहाँ पर होते हैं। एक पूरा शेल यहाँ पर आप देखेंगे जो बना हुआ है, और इन शेल्स में आपको अलग अलग अल-फलाह यूनिवर्सिटीज के जो डॉक्यूमेंट है वो आपको यहाँ पर नजर आ जाएंगे। तो अल-फलाह यूनिवर्सिटी के दिल्ली हेडक्वार्टर्स में पुलिस पहुंची, तो वहीं फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी में बॉम्ब स्क्वाड भी पहुंचा। हमारी टीम लगातार मेजर पॉइंट्स पर मौजूद है, और जब बॉम्ब स्क्वाड की टीम अल-फलाह पहुंची तो हमारी टीम ने क्या देखा वहां पर, उनकी रिपोर्ट देखी। फलाह यूनिवर्सिटी में ही इस वक्त की मेरी मौजूदगी है, जहां से लगातार हम आपको तस्वीरें भी प्रियंका दिखा रहे हैं। और यहाँ पे अभी बम निरोधक दस्ता गई है, क्योंकि यहाँ पे जो तीसरी गाड़ी जिसकी तलाश पुलिस कर रही थी, ब्रेजा गाड़ी जो कि डॉक्टर शाहीन की थी, वो इसी यूनिवर्सिटी कैंपस से ही बरामद हुई है। और देखिए आप तस्वीरों को देख करके समझिए कि यहाँ पे किस तरह से हलचल जो है वो पूरी तरह से बढ़ गई है। सीपीजी थोड़ा इधर की भी तस्वीरें दिखाइएगा, इस इलाके की भी तस्वीरें दिखाइएगा, क्योंकि बम निरोधक दस्ता यहाँ पे पहुंची है। तो ऐसे में जो यहाँ पे आसपास के जो लोग हैं, गांव वाले जो लोग हैं या दुकान के शॉपकीपर्स की बात करें, वो भी अपने जो दुकानों से लोग अपने घरों से बाहर निकल गए हैं, क्योंकि ब्रेजा गाड़ी जिसकी पुलिस तलाश कर रही थी वो अंदर ही पाई गई है, जो शाहीन की है। बात अगर करें तो यहाँ पे लगातार पुलिस के पहुंचने का सिलसिला जो है वो जारी है। ये देखिए एक और गाड़ी है जिसमें ये देखिए जो बात अगर हम करें लोकल इंटेलिजेंस की बात करें, एसटीएफ की बात करें, हरियाणा एसटीएफ की बात करें, या फिर अभी खुद फरीदाबाद एसीपी जो है वो मौके पर पहुंचे हुए हैं। यानी एक के बाद एक जो गाड़ियां हैं, पहले बम निरोधक दस्ता की जो गाड़ी है वो अंदर गई, और उसके बाद उसके पीछे एक के बाद एक गाड़ियां पुलिस की वो अंदर गई है, जिसमें फरीदाबाद पुलिस है, लोकल इंटेलिजेंस की पुलिस है, फरीदाबाद एसीपी है। और यानी यहाँ पे देखिए जो अंदर ब्रेजा गाड़ी मिली है, अब उसकी पूरी तरह से जांच पड़ताल होगी, और उसके लिए सबसे पहले बम निरोधक दस्ता को बुलाया गया है। तो अल-फलाह यूनिवर्सिटी की वेबसाइट भी बंद कर दी गई है। वेब एडमिन ने इस वेबसाइट को बंद कर दिया है। एजेंसियां इस बात की जांच कर रही हैं कि इस वेबसाइट को बंद क्यों किया गया। इसके साथ ही संभावना इस बात की भी जताई जा रही है कि कुछ चुनिंदा डेटा भी डिलीट किया गया हो सकता है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता। ये वेबसाइट आप देख रहे हैं जो कि बंद है, इस पर अगर आप जाएंगे तो ये अप्रोचेबल नहीं है। दिल्ली को दहलाने वाले ब्लास्ट की पूरी साजिश का एपी सेंटर दिल्ली से लगभग 45 किलोमीटर दूर फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी ही थी। 70 एकड़ में फैली इस अल-फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर डॉक्टर उमर और उसके साथी बिल्डिंग नंबर 17 में गुप्त रूप से मिला करते थे। इसी बिल्डिंग का कमरा नंबर 13 डॉक्टर मुजम्मिल का था, जहां ये आतंकी अक्सर मिला करते थे। ग्राफिक्स के जरिए आपको पूरी डिटेल्स इस पर दे देते हैं। आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल यहीं रहता था और कमरा नंबर 13 में ये बैठकें किया करता था। धमाके की प्लानिंग इसी कमरे में होती थी। शाहीन उमर अक्सर यहीं मिला करते थे मुजम्मिल से। अल-फलाह यूनिवर्सिटी में ये कमरा नंबर 13 है और कमरा नंबर 13 बिल्डिंग नंबर 17 में है। अल-फलाह यूनिवर्सिटी का कमरा नंबर 13 अब सीज कर दिया गया है। यूनिवर्सिटी से केमिकल चुराने की योजना इसी कमरा नंबर 13 में बनाई गई थी। लैब मुजम्मिल के कमरा नंबर 13 के बिल्कुल करीब थी, बिल्कुल पास थी। केमिकल्स को फरीदाबाद के ठिकानों में स्टोर किया गया था। आपको पता है कि 2 अलग अलग मकान किराए पर लेकर वहां पर केमिकल स्टोर किए गए थे, लेकिन प्लानिंग कमरा नंबर 13 में होती थी। मतलब कमरा नंबर 13 ही वो अड्डा था जिसे इन आतंकियों ने भारत में दहशत फैलाने के लिए एक दफ्तर की तरह, एक ऑफिस की तरह इस्तेमाल किया। इसी कमरे से 10-11 की साजिश रची गई और इसी कमरे से पूरे भारत में 4 बड़े धमाके करने की योजना बनाई गई। हमारी सहयोगी कोमल इस बिल्डिंग के बाहर पहुंची, वहां पर क्या कुछ डिटेल्स उन्हें दिखी, सुनिए जरा। अल-फलाह यूनिवर्सिटी के हॉस्टल की सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। लगातार अल-फलाह यूनिवर्सिटी जब दिल्ली में बम ब्लास्ट हुआ उसके बाद ही जो है ये पूरी यूनिवर्सिटी सुर्खियों में बनी हुई है। अभी हॉस्टल में कंस्ट्रक्शन का जो काम है, यानी और भी हॉस्टल्स बन रहे हैं, लेकिन अगर इस बिल्डिंग की बात करें तो बताया जा रहा है कि वही बिल्डिंग है, बिल्डिंग नंबर 17 रूम नंबर 13, यानी जहाँ पे मुजम्मिल और उमर रहते थे। पूरी तरह से आतंकी साजिश का एक प्लॉट उन्होंने रचा और बताया जा रहा है इन्हीं हॉस्टल के कमरों में वो रहते थे। यहाँ पे रह करके बाकायदा पूरा प्लॉट उन्होंने रचा है और बहुत बड़ी साजिश जो है वो कर रहे थे। हालांकि साजिश उनकी नाकाम हो जाती है, क्योंकि उनकी जो साजिश थी वो देश के अलग अलग हिस्सों में और खास तौर पर धार्मिक स्थल को टारगेट करना, यही साजिश थी।
हालांकि बात करें तो दिल्ली बम ब्लास्ट के बाद लगातार एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। जो जांच एजेंसियां हैं वो इन हॉस्टल्स में जरूर जा रही है। ये हॉस्टल्स की बात अगर हम करें तो यहाँ पे ही वो बच्चे रहते हैं, यूनिवर्सिटी के हॉस्टल के स्टाफ रहते हैं, उनसे उनकी पूछताछ जो है वो लगातार हो रही है और कहा जा रहा है पूछताछ में कई अहम खुलासे जो है वो निकल करके सामने आ रहे हैं। तो अल फलाह यूनिवर्सिटी आज सवालों के घेरे में है। कैसे एक यूनिवर्सिटी के अंदर से आतंकी अपना नेटवर्क चला रहे थे और किसी को खबर तक नहीं मिली। यही वजह है कि अब इस यूनिवर्सिटी का एजेंसियां फॉरेंसिक ऑडिट कराने वाली है और कैसे ये अल फलाह यूनिवर्सिटी इन आतंकियों के लिए सेफ हेवन बन गई थी, रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। अल फलाह यूनिवर्सिटी मतलब टेरर मॉड्यूल का एपिसेंटर, भारत को दहलाने की साजिश रचने का सबसे बड़ा मरकज। देख लीजिए इन चेहरों को, ये आतंकी प्रयोगशाला चलाते थे। इनकी पहचान डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर शाहीन, डॉक्टर सज्जाद और परवेज के रूप में हुई है। ये सभी पेशे से डॉक्टर हैं, जिसमें से 4 जम्मू कश्मीर से हैं। अल फलाह यूनिवर्सिटी पर पुलिस का पहरा है, किसी को एंट्री नहीं दी जा रही है क्योंकि इसी यूनिवर्सिटी से आतंक का सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। यहीं से मुजम्मिल पकड़ा गया और यहीं से उमर फरार हुआ था और सीधे दिल्ली को दहलाने निकल गया था। डॉक्टर उमर कौन था? सबसे पहले ये समझना जरूरी है। डॉक्टर उमर का पूरा नाम उमर उन नबी था। वो जम्मू कश्मीर के पुलवामा का रहने वाला था। 2017 में उसने MBBS किया। वो अल फलाह यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर था। उमर को लेकर कई खुलासे हुए हैं। उसके कमरे से डायरी भी मिली है। अब जरा दिल्ली आतंकी हमले के इस किरदार पर नजर डालिए। ये है डॉक्टर मुजम्मिल। इसने भी उमर के साथ पढ़ाई की और अल फलाह में पढ़ाने लगा। दिल्ली धमाकों की जांच इसी यूनिवर्सिटी पर केंद्रित है। बिल्डिंग नंबर 17 में बड़ी साजिश रची गई। कमरा नंबर 13 और 4 में प्लानिंग प्लॉटिंग की गई। कमरा नंबर 13 डॉक्टर मुजम्मिल का था, जहां वो अन्य आतंकवादियों से मिलता था। पुलिस को इस कमरे से कई संदिग्ध सामान मिले हैं। एक डिवाइस, पेन ड्राइव, केमिकल, डायरी मिले हैं। इतना ही नहीं, डिजिटल डेटा भी बरामद किया गया है। पुलिस ने कमरा नंबर 13 को सीज कर दिया है। सूत्रों का कहना है कि कमरा नंबर 13 में ही तय किया जाता था कि केमिकल कहां ले जाना है। जांच एजेंसियों को शक है कि इन रासायनिक पदार्थों में अमोनियम नाइट्रेट और ऑक्साइड मिलाकर ही विस्फोटक तैयार किए गए। दिल्ली पुलिस के अधिकारियों की माने तो आरोपी मुजम्मिल, आदिल, उमर, शाहीन ने लाखों रुपए जुटाए थे, जिसकी कीमत 20 लाख थी, जो उमर को दिए गए थे। उमर और डॉक्टर मुजम्मिल के बीच पैसों का विवाद भी था। उमर ने सिग्नल ऐप पर 2 से 4 सदस्यों वाला एक ग्रुप बनाया था। ये सभी आतंकी मिलकर 4 शहरों को दहलाना चाहते थे। आतंकियों को 3 और कारों में विस्फोटक लगाना था। हर जगह ब्लास्ट के लिए पुरानी सेकेंड हैंड कार ली गई थी। ये अल फलाह यूनिवर्सिटी सवालों के घेरे में है क्योंकि दिल्ली ब्लास्ट में जो किरदार सामने आए हैं उनमें से कई डॉक्टर इसी यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं। जांच एजेंसी आतंक के हर उस चेहरे, हर उस राज को उजागर करने में लगी है जो आम जनता के बीच रहकर आतंक का बीज बोने की साजिश रच रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो अल फलाह इन आतंकियों का हेडक्वार्टर जरूर था, लेकिन इनका नेटवर्क सहारनपुर से लेकर तुर्की तक फैला हुआ था। सोच कर देखिए, लखनऊ की रहने वाली शाहीन जो कानपुर के एक अस्पताल में काम करती थी, वो सरहद पार पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश-ए मोहम्मद के नेटवर्क से जुड़ गई और ये आगे भी बढ़ता गया और शाहीन को इस नेटवर्क से जोड़ने का काम किया था मसूद अजहर के भतीजे की पत्नी आफिरा बीबी ने। आप जिसकी तस्वीर देख रहे हैं यहाँ पर, मसूद की बहन शाहिदा और भतीजे की पत्नी आफिरा के कहने पर ही शाहीन भारत में जमात उल मोमिनात की महिला विंग तैयार कर रही थी। ये उसी आफिरा की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। उमर फारूक की भी आप देख रहे हैं तस्वीर और ये आफिरा की तस्वीर, जिसने देश के उस पार से डॉक्टर शाहीन को अपने आतंकी नेटवर्क में जोड़ लिया। तो उसका भतीजा है और भतीजे की पत्नी है आफिरा बीबी। उमर की भी हम आपको फोटो दिखा रहे हैं। ये उमर है, देखिए, ये इब्राहिम, मोहम्मद उमर फारूक, और ये दोनों सीधे जुड़े हुए थे जिससे शाहीन कांटेक्ट में थी। तो एक तरफ आफिरा बीबी जो पाकिस्तान में मसूद के अल मोमिनात की कमांडर है, तो दूसरी तरफ शाहीन को भारत में इस महिला विंग का कमांडर बनाया गया था।
ये दोनों आतंकियों के महिला विंग की लीडर्स थी, दोनों की तस्वीर देख लीजिए। बस फर्क ये है कि शाहीन भारत में थी, आफिरा तो पाकिस्तान में है, वहां से ऑपरेट करती है, लेकिन शाहीन भारत में उनके लिए काम कर रही थी। ये नेटवर्क कैसे काम करता है इसे इस बात से समझिए कि पाकिस्तान की आफिरा ने लखनऊ की शाहीन को इस नेटवर्क से जोड़ा और डॉक्टर शाहीन जो कानपुर के एक अस्पताल में काम करती थी, वो अपना डॉक्टरी का पेशा छोड़ देती है। खाली समय में कानपुर के चमनगंज इलाके में घूमा करती थी, जिससे कि वो और लड़कियों को अपने नेटवर्क से जोड़ सके, उन्हें रिक्रूट कर सके। आपको बता दें कि चमनगंज एक मुस्लिम बाहुल इलाका है कानपुर का, और इसी इलाके से हमारे संवाददाता ने एक रिपोर्ट भेजी है, वो रिपोर्ट देखिए। डॉक्टर शाहीन के कानपुर कनेक्शन निकलने के बाद से ही जो एजेंसीज हैं उन्होंने अब कानपुर में डेरा डाल लिया। दरअसल आपको बता दें, कानपुर के चमनगंज इलाके में जो शाहीन है वो एक कमरा लेकर के रहती थी, जिसको लेकर के जो जांच एजेंसीज है वो जांच कर रही हैं। चूंकि वही एरिया है चमनगंज जहां पर वो आया करती थी और उसके बाद तमाम लोगों से यहाँ पर मुलाकात करती थी। कई जो धार्मिक स्थल हैं उनमें भी जाती थी, धार्मिक जो मीटिंग्स होती थी उनको भी अटेंड करती थी, जिसके चलते जो एजेंसीज हैं वो अब इस पूरे प्रकरण में जाँच करें। चूँकि आपको बता दें कल देर रात जिस तरह से कार्डियोलॉजी के डॉक्टर आरिफ को भी जो एटीएस की टीम है उन्होंने उठाया और उनसे लगातार जो पूछताछ है वो की जा रही है। क्योंकि तमाम ऐसे कनेक्शंस डॉक्टर शाहीन जिस वक्त कानपुर में मौजूद थी उनके निकल कर आ रहे हैं, जिनको लेकर के जो एजेंसीज हैं वो अब जांच कर रही है। और देखिए, इस नेटवर्क के तार तुर्की, बांग्लादेश से लेकर पाकिस्तान तक फैले हुए हैं। तो वहीं इन गैंग्स ऑफ डॉक्टर का पूरा टेरर नेटवर्क आपको ग्राफिक्स के जरिए थोड़ी डिटेल इस पर देते हैं, बताते हैं आपको। डॉक्टर मोहम्मद उमर फिदाइन हमलावर धमाके में मारा गया है और डॉक्टर मुजम्मिल शकील अल-फलाह यूनिवर्सिटी में गिरफ्तार किया गया। आप समझिए पूरा मकड़ जाल है। डॉक्टर निसार उल हसन धमाके के बाद लापता बताया जा रहा है। डॉक्टर शाहीन शाहिद गिरफ्तार हो चुकी है, जिससे पूछताछ चल रही है। डॉक्टर परवेज सईद ये तुर्की गया था और हैंडलर से संपर्क में था। समझ रहे हैं आप? देखिए कैसे सारे लिंक्स मिलते हैं। मोहम्मद आरिफ की अब बात कर लेते हैं। एमबीबीएस स्टूडेंट था कानपुर मेडिकल कॉलेज में, यूपी एटीएस ने उसे उठा लिया है डॉक्टर शाहीन से, क्योंकि इसका भी कनेक्शन था। डॉक्टर आदिल राठर गिरफ्तार हो चुका है, सहारनपुर से पकड़ा गया है। तो ये देखिए मोहम्मद उमर से जुड़ी थी, यहाँ पर पूरा लिंक है वो डॉक्टर मुजम्मिल शकील से जुड़ता है, मुजम्मिल शकील से आगे बढ़ता है लिंक और उसके बाद जुड़ता है निसार उल हसन से जो धमाके के बाद लापता है। शाहीन से लिंक जुड़ता है जो गिरफ्तार हो चुकी है, उसका भाई परवेज पकड़ा जाता है, परवेज से पूछताछ होती है, आरिफ पकड़ा जाता है, आरिफ से पूछताछ होती है, आदिल राठर पकड़ा जाता है। ये पूरा लिंक है जो हम आपको समझा रहे हैं। तो ये डॉक्टर्स का टेरर नेटवर्क डिकोड किया जा रहा है। फरीदाबाद के अल-फलाह से लेकर यूपी के सहारनपुर तक ये नेटवर्क जुड़ा हुआ था और सहारनपुर में ये आतंकी अपने नेटवर्क का हेडक्वार्टर्स बनाना चाहते थे। ठीक इसी जगह पर आतंकी डॉक्टर आदिल नेटवर्क को मैनेज कर रहा था और ये सब जहां चल रहा था वहीं रिपब्लिक भारत की टीम पहुंची और वहां की तस्वीर क्या थी, रिपोर्ट के जरिए देखिए। सुनसान ये गलियां, इस गली में ना कोई सीसीटीवी कैमरे और ना तो किसी को भनक लग पाई कि आखिर आदिल यहाँ पर रहकर कर क्या रहा है। देखिए ये वो सीढ़ियां हैं, ये वो घर का दरवाजा है जहां पर इस समय ताला लगा हुआ है। डॉक्टर आदिल इसके अंदर रहता था। हर रात लगभग 5 से 6 गाड़ियों में संदिग्ध लोग आते थे डॉक्टर आदिल से मुलाकात के लिए। यहीं पर वो आतंकी पूरी प्लानिंग करता था कि आखिर कैसे देश के हिस्सों में देखिए ब्लास्ट की प्लानिंग की जाए और दहशत फैलाई जाए। ये देखिए घर का दूसरा दरवाजा है और इस दरवाजे का इस्तेमाल इसलिए किया जाना था ताकि अगर कोई जांच एजेंसी, कोई टीमें यहां पर पहुंचे तो कैसे जल्दी से डॉक्टर आदिल अपने और अपने साथियों को इस दरवाजे के रास्ते भगा दे। ये देखिए ये जो गली मैं आपको दिखा रहा हूं, ये गली पूरी सुनसान है। यहां पर ना कोई सीसीटीवी कैमरे हैं और ना ही देखिए यहां पर एक रात में परिंदा भी पर मारेगा निकलकर, क्योंकि गलियां थोड़ी खाली हैं। तो देखिए बिल्कुल ये वो मस्जिद की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं जहां पर डॉक्टर आदिल देखिए नमाज पढ़ने के लिए आता था, इस मस्जिद के अंदर दाखिल होता था। इस मस्जिद के अंदर भी कुछ लोगों का यह कहना था कि यहाँ पर उन्होंने डॉक्टर आदिल को देखिए देखा भी था। फिलहाल देखिए मस्जिद ये बंद है। ये फिलहाल वो मस्जिद जिसको हमने आप दिखाया वी ब्रॉस हॉस्पिटल, यहाँ से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर, जहाँ पर देखिए जाकर वो नौकरी करता था। उसके बाद फेमस मेडिकेयर उसने ज्वाइन की बहुत अधिक सैलरी पे। अब देखिए वो जो घर मैं आपको दिखा रहा हूँ, घर जो है किस तरह से सामने जो है खाली प्लॉट वहां पर है। हालांकि देखिए लोग इस पूरे बड़े मामले पर बचने से दिखाई दे रहे हैं। जो शख्स यहाँ पर रहते हैं गलियों में देखिए उसी के पास उस शख्स का घर भी है जो ये नकार रहा है कि देखिए हम नहीं जानते इस घर में कौन रहता था। हालांकि लोगों का ये कहना कि हाँ वो छुप छुपा कर यहाँ पर आता था जाता
जाता था। अब देखिए इस पूरे गली में कहीं आपको सीसीटीवी नहीं दिखाई देगा। बड़ा बड़ा ये देखिए यहाँ पर मकान यहाँ पर बने, बड़े बड़े घर यहाँ पर बने, लेकिन डॉक्टर आदिल जो आतंकी था वो यहाँ पर आतंकी ग्रुप को इसीलिए बुलाता था ताकि जो है किसी भी देखिए तरह से यहाँ पर लोग जो है कैमरे में कैद ना हो। और इसीलिए अभी तक कोई भी सीसीटीवी फुटेज जब आदिल की यहाँ से मूवमेंट होती थी वो अभी तक सामने नहीं आ पाई कि आखिर कैसे आदिल यहाँ से अस्पताल की तरफ जाता था, कैसे नमाज पढ़ने के लिए जाता था। अभी तक फिलहाल वो सब सामने नहीं आ पाया। तो मुजफ्फरनगर से एक बड़ी जानकारी मिल रही है, आपको बड़ी खबर बताएं। मुजफ्फरनगर के मदरसे में जांच एजेंसियों ने दबिश दी है और इस्लामिया अरबिया दारुल उलूम मदरसे में दबिश दी गई है। मदरसे के हर कमरे और दस्तावेज की तलाशी ली जा रही है। मदरसे के मौलाना दाऊद और दूसरे टीचर से पूछताछ चल रही है। आजाद और सुहेल के सभी रिकॉर्ड्स खंगाले जा रहे हैं। मदरसे के पूरे स्टाफ के सभी रिकॉर्ड्स खंगाले जा रहे हैं। आजाद सुहेल इसी मदरसे में तालीम ले चुके थे और इनका भी लिंक क्योंकि सामने आया है, तो ऐसे में अब इनसे पूछताछ, इनसे जुड़े लोगों से पूछताछ, जहां पर इन्होंने तालीम ली है उनसे पूछताछ और दबिश चल रही है। तो योगी बाबा के प्रदेश में ये आतंकी अपना हेडक्वार्टर सहारनपुर में खोलना चाहते थे और इसी बात को लेकर अब योगी फोर्स भी अग्रेसिव नजर आ रही है। यूपी एटीएस ने दिल्ली ब्लास्ट के मास्टरमाइंड शाहीन की टीम डी को डिकोड कर लिया है। जांच में खुलासा हुआ है कि टीम डी में शाहीन के डॉक्टर साथी शामिल थे जो जैश-ए-मोहम्मद के टॉप कमांडर के सीधे संपर्क में थे और कोड वर्ड्स के जरिए बातचीत करते थे। स्पेशलिस्ट, फिजिशियन ऐसे शब्दों का इस्तेमाल होता था। शाहीन को चैट बॉक्स में टीम डी का जिक्र मिला है। शाहीन का जो चैट बॉक्स था उसमें जब चेक किया गया तो टीम डी वर्ड दिखाई दिया। जैश-ए-मोहम्मद को भेजे संदेश में भी टीम डी कोड वर्ड इस्तेमाल हुआ है। टीम डी में हर सदस्य को अलग अलग काम सौंपे गए थे। कोड वर्ड्स में कामों का जिक्र, पैसों का इंतजाम सब कुछ दिखाई देता है। ऑपरेशन की तैयारी, छोटे हथियार, मेडिकल स्टॉक, रेकी वाली जगह, ऑपरेशन थिएटर, ये सब लिखा हुआ है। शाहीन की टीम डी जैश-ए-मोहम्मद के संपर्क में थी, यह खुलासा हो चुका है। आतंकी गतिविधियों को मेडिकल कोड वर्ड्स में छिपाया करते थे, उसी का इस्तेमाल करते थे। हार्ट स्पेशलिस्ट दिल्ली पहुंचा, ऑपरेशन थिएटर रेडी है, इस तरह के मैसेजेस। टीम डी दिल्ली को दहलाने की बड़ी साजिश का कोर था। टीम डी यानी ये टीम जो डॉक्टर्स की टीम थी जिसका इस्तेमाल किया गया, और तैयारी तो बहुत बड़ी थी लेकिन उससे पहले सुरक्षा एजेंसियों ने इन्हें पकड़ लिया। आतंकियों का ये नेटवर्क सिर्फ दिल्ली, यूपी या हरियाणा तक ही सीमित नहीं था, ये हम आपको बता रहे हैं, बल्कि इसके तार विदेशों से भी जुड़ते हैं। आतंकियों का ये डॉक्टर गैंग तो सिर्फ मोहरा है। आतंक का सबसे बड़ा चेहरा कौन है और इस नेटवर्क के शुरुआती पॉइंट पर कौन खड़ा है, रिपोर्ट के जरिए आपको बता रहे हैं। ये दिल्ली धमाके की खौफनाक तस्वीर है जिसे व्हाइट कॉलर आतंकियों ने अंजाम दिया। इस आतंकी हमले में कई लोग मारे गए। अब इस सफेद कोट वाले आतंकी नेटवर्क से जुड़े कई ऐसे राज हैं जो एक एक कर सामने आ रहे हैं। दिल्ली आतंकी हमले का तुर्की कनेक्शन सामने आया है। रिपब्लिक भारत इन्वेस्टिगेशन में इस बात की जानकारी मिली है कि उमर और मुजम्मिल दोनों इसी साल तुर्की गए थे। तुर्की में इनकी मुलाकात अपने टेरर हैंडलर से हुई थी। टेरर हैंडलर यानी वो शख्स जो उन्हें ट्रेनिंग दे रहा था, भारत को दहलाने के तरीके बता रहा था। हैंडलर ने तुर्की में दोनों के रहने का इंतजाम किया था। यह खुलासा बताता है कि इस आतंकी नेटवर्क का दायरा सिर्फ कश्मीर या फरीदाबाद तक सीमित नहीं था, बल्कि दिल्ली धमाके की साजिश देश की सरहदों के पार रची गई थी। इस आतंकी हमले के तार तुर्की ही नहीं, पाकिस्तान और बांग्लादेश से भी जुड़े हैं, क्योंकि आतंकी लगातार हैंडलर्स के संपर्क में थे। धमाकों की जांच में अब तक शक की सुई पाकिस्तान के इर्द गिर्द घूम रही थी, क्योंकि पाकिस्तानी सेना मसूद हाफिज जैसे आतंकियों को पाल रही है और पाकिस्तान से ही भारत को दहलाने की साजिश रची जाती है। फरीदाबाद से गिरफ्तार शाहीन जैश के लिए काम कर रही थी। बाकी आतंकियों का भी जैश से कनेक्शन सामने आया है। अब उमर मुजम्मिल की तुर्की यात्रा के सबूत मिले हैं। अगर इन सभी तारों को जोड़ा जाए तो ये इशारा मिलता है कि इस हमले के पीछे जैश-ए-मोहम्मद का ही हाथ है। ऐसा मानने की एक बड़ी वजह है तुर्की में मसूद अजहर के आतंकियों का इतिहास। पाकिस्तान में छिपे मसूद ने तुर्की में क्या कुछ किया है, यह आपको भी गौर से देखना और समझना चाहिए। साल 2022 में जैश के आतंकी तुर्की गए थे। तुर्की में जैश के गुर्गे हमास के आतंकियों से मिले थे।
टेरर फंडिंग को लेकर ये आतंकी तुर्की पहुंचे थे, क्योंकि FATF ने पाकिस्तान को चेतावनी दी थी कि वो पैसों का इस्तेमाल आतंक के लिए ना करे, जिसके बाद पाकिस्तानी हुक्मरानों ने चाल चली और कुछ आतंकियों को तुर्की भेज दिया था। माना जा रहा है कि जैश से मिले हैंडलर के निर्देश के बाद उमर मुजम्मिल ने देश में अपना नेटवर्क बढ़ाना शुरू किया और एक एक करके डॉक्टर्स को जोड़ना शुरू किया। धमाके का विस्फोटक जुटाया, धमाके का प्लान बनाया, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों के एक्शन के बीच उसने धमाका कर दिया। जांच एजेंसियां अब हैंडलर का पता लगाने में जुटी हैं। इस नेटवर्क के इंटरनेशनल कनेक्शन की भी जांच की जा रही है। हालांकि तुर्की ने इन आरोपों को खारिज किया है, पर हर एंगल को एक साजिश के तौर पर देखा जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि आने वाले दिनों में और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं, जो इस आतंकी साजिश की पूरी तस्वीर सामने लाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अब इस पूरे आतंकी नेटवर्क के साथ हमारे देश में भी एक ऐसा नेटवर्क है जो इन्हें कवर फायर देने की कोशिश कर रहा है। ये कौन सा नेटवर्क है? हम सीधे किसी को ब्लेम तो नहीं कर रहे, लेकिन इनके शब्दों को सुनकर ऐसा लगता है कि जैसे ये लोग इस डॉक्टर गैंग को कवर फायर दे रहे हैं। कम से कम इनकी बातों से तो ऐसे ही लगता है। आज कांग्रेस नेता उदित राज सामने आए। उन्होंने इस आतंकी घटना को लेकर भी हिंदू मुसलमान करने की कोशिश की और कहा कि आप उमर पर सवाल उठाते हैं तो देवेंद्र पर क्यों नहीं। पहले आप ये बयान सुन लीजिए उनका। अगर ग्लोरीफाई किया है वास्तव में तो माफी नहीं है, लेकिन एक बात बताओ कि देश के मीडिया के जिम्मेदार लोग वो देवेंद्र का नाम तो नहीं ले रहे, गाड़ी देवेंद्र के नाम पर, तो क्या ये भ्रामक प्रचार नहीं कर रहे? एक कम्युनिटी को बदनाम करने के लिए तो इनकी भी गिरफ्तारी होना चाहिए। वो कार 1.5 साल पहले देवेंद्र के नाम पर ट्रांसफर हो चुकी थी, लेकिन देवेंद्र है, शोभित है, लेकिन इन लोगों का नाम क्यों नहीं है लिया? सुना आपने। अब कांग्रेस नेता उदित राज को उमर नाम सुनकर इतना दर्द क्यों हो रहा है? उन्हें डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर शाहीन कहने से प्रॉब्लम क्या है? अब जो सच सामने आ रहा है, क्या उसे झुटलाया जा सकता है? या फिर वो एक हिंदू नाम देवेंद्र लेकर ये साबित करना चाहते हैं कि इसमें हिंदू नाम का शख्स भी शामिल है? जबकि सच क्या है ये हम सभी देख रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। जैसे जैसे दिल्ली धमाकों की जांच आगे बढ़ रही है, आतंक के एक नए मॉड्यूल की कड़ी खुलती जा रही है और सामने आ रहे हैं देश के साथ दगा करने वाले गद्दार, जिसने दिल्ली को दहलाने के लिए जम्मू कश्मीर से यूपी तक फैला रखा था जाल। लेकिन इन सब के बीच सोशल मीडिया पर एक अलग ही जंग देखने को मिल रही है। जिस I-20 कार में धमाका हुआ उसमें देवेंद्र अमित का नाम आया। देवेंद्र I-20 कार का मालिक रह चुका है, जो ओखला का रहने वाला है। उसने 1.5 साल पहले I-20 कार ली थी। देवेंद्र ने एक्सचेंज ऑफर में कार अमित को बेच दी। इस हमले के बाद अब कुछ लोगों ने देवेंद्र को लेकर एक अलग ही मोर्चा खोल दिया है। पुलिस ने तलाशी अभियान शुरू किया, लेकिन इस बीच मुस्लिमों की तलाशी का वीडियो किसी ने सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिसके बाद हिंदू मुसलमान की नई जंग छिड़ गई है। कुछ लोगों का कहना है कि मुस्लिमों को निशाना बनाया जा रहा है। देवेंद्र के नाम पर कार थी, उसके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं हो रहा? दिल्ली ब्लास्ट में कार मालिक का नाम देवेंद्र निकला। सुरक्षा एजेंसियां कई एंगल से जांच में जुटी हैं। ब्लास्ट की तह तक जाने के लिए हर कड़ी को सुलझाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन हैरत की बात है, कुछ लोग इस आतंकी घटना को भी हिंदू मुसलमान के चश्मे से देख रहे हैं। आतंकी घटना पर बोलने के बजाय वो इसे सांप्रदायिक रंग देने की कोशिशों में जुटे हैं। दिल्ली में हुए आतंकी हमले की साजिश का ये वीडियो देखिए। पाकिस्तान में बैठे ये आतंकी कैसे भारत को दहलाने के मंसूबे बना रहे थे, कैसे गीदड़ भभकी दे रहे थे। इतना ही नहीं, आतंकी हाफिज का बेटा ये खुलेआम बोल रहा है कि वो कैसे आतंक के लिए युवाओं को, महिलाओं को हथियार बना रहा है। अब भारत इन्हें सबक सिखाएगा। मसूद हाफिज को खून के आंसू रुलाएगा। तो सुना आपने, आतंकिस्तान कैसे दहशतगर्दों को पाल पोस रहा है। लेकिन इन आतंकियों को याद रखना चाहिए कि ऑपरेशन सिंदूर बदस्तूर जारी है। अब इनकी कब्र तैयार हो चुकी है। भारत इन्हें ऐसे मारेगा कि इनकी नसें कांप जाएंगी, आतंकियों का खून सूख जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
लेकिन दिल्ली आतंकी हमले के पीछे किंगपिन कौन है? जांच एजेंसियां इसका खुलासा करने में लगी है। अब इस आतंकी हमले के पीछे जैश लश्कर का लिंक सामने आया, जो भारत के कई शहरों को दहलाने की प्लानिंग कर रहे थे। लेकिन लाल किले के पास जो धमाका हुआ, उससे आतंकियों ने अपनी कब्र खुद ही खोद ली है। इस हमले के बाद देश भर में आक्रोश है। पहलगाम हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए आतंक की नींव हिला दी, आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया। इस हमले में सबसे ज्यादा चोट मसूद अजहर को लगी, उसका पूरा परिवार खत्म हो गया। भारत के हमले से बौखलाए आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा ने हाथ मिला लिया और बदले के प्लान में जुट गए। ये वो आतंकी हैं जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी नहीं सुधरे। दिल्ली में व्हाइट कॉलर टेरर का प्लान बनाया, अलग अलग जगहों की रेकी की, विस्फोटक जुटाया। 10 नवंबर शाम 6:52 पर दिल्ली दहल गई। लाल किले के पास जोरदार धमाका हुआ, कई लोग मारे गए। जांच शुरू हुई तो खुलासा हुआ, ये लश्कर जैश का ज्वाइंट ऑपरेशन था। मसूद आतंकी महिला ब्रिगेड तैयार कर रहा था। मसूद की बहन यहाँ की शाहीन से संपर्क में थी, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पूछताछ जारी है। उसे भारत में भर्ती की जिम्मेदारी दी गई थी। हमले से कुछ दिन पहले ही सुरक्षा बलों ने लश्कर तैयबा को लेकर चौंकाने वाले खुलासे किए थे। 30 अक्टूबर को पाकिस्तान के खैरपुर तमेवाली में रैली हुई। आतंकी सैफुल्लाह ने भारत को गीदड़ भभकी दी थी। हाफिज के इशारे पर भारत पर हमले की साजिश हो रही थी। बांग्लादेश को लॉन्च पैड के तौर पर इस्तेमाल करने की साजिश हुई। आतंकी सैफुल्लाह की धमकी के 10 दिन बाद ही सुरक्षा एजेंसियों को बारूद की खेप मिलती है। दिल्ली में धमाका हो जाता है, जिसके बाद पीएम मोदी ने आतंक को सख्त संदेश दिया कि षड्यंत्रकारियों को अब बख्शा नहीं जाएगा। हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जाएगी। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। All those responsible will be brought to justice. पीएम मोदी की इस चेतावनी के बाद आतंकी कांप रहे। हाफिज सईद और मसूद अजहर दिल में छिप गए हैं। मुल्ला मुनीर और शहबाज डर से इधर उधर भाग रहे हैं। अब इतना तो तय है कि लाल किले के पास हुआ यह हमला इन आतंकियों पर उल्टा पड़ने वाला है। अब वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान नक्शे में सिकुड़ने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो इस खबर पर हर अपडेट पर हमारी नजर, और चौथी कार कहां है, जैसे ही अपडेट मिलेगा आपको बताएंगे। इसी के साथ आज के लिए प्रहार में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी।